आज हम जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्टली है क्या। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड के जो बेसिक अजम्पशंस हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे काम करते हैं, जिसमें मैंने आपको 4 अजम्पशंस बताए थे कि ये चीज़ें रहेंगी तभी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। तो वो आपने आई होप पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा। हम आज से शुरुआत करते हैं इस वीडियो में कि एग्रीगेट डिमांड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, देख लीजिए। लिखा है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर। इससे पहले जब मैंने आपको 4 अजम्पशंस बताए थे, उसमें आखिरी अजम्पशन में बताया था कि एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्रीगेट डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि लोग कितना खर्च करने की इच्छा रखते हैं या उनकी डिजायर क्या है या फिर वो कितना प्लान करते हैं। तो हाउ मच पीपल प्लान टू स्पेंड और हाउ मच पीपल डिजायर और विश टू स्पेंड, लोग कितना खर्च करने की इच्छा रखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पे एग्रीगेट डिमांड पता कर सकते हैं। अदरवाइज इतने सारे लोगों का, लगभग 1.37 बिलियन की आबादी का एग्रीगेट डिमांड चेक कर पाना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन के बेसिस पे चेक करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट द पीपल प्लान टू इनकर, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर। ये वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो लोग खर्च करने की प्लानिंग करते हैं ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। किसी की इकोनॉमी में जितना सामान बना उसको परचेज करने के लिए लोग जितना एस्टिमेटेड खर्चा करने की कोशिश करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, हम उसी को एग्रीगेट डिमांड कह देते हैं। और एग्रीगेट डिमांड इस चैप्टर में, करंट चैप्टर में जो आपके सिलेबस में है वो इनकम लेवल के हिसाब से है। तो हम वही पढ़ रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड की इस चैप्टर में जो आप पढ़े हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो इनकम के हिसाब से पढ़े हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड 2 तरीके से चेक की जा सकती है। एक ऑन द बेसिस ऑफ विद रेफरेंस टू द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, या फिर विद रेफरेंस टू द इनकम लेवल ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी। तो मैंने आपको बताया था कि हम इनकम लेवल पढ़ेंगे, जनरल प्राइस लेवल आपके सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे ये एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट बना। तो यहाँ पर आपने देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर जो लोग प्लान करते हैं खर्च करने के लिए, टोटल प्रोडक्शन जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ किसी इकोनॉमी में, करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पे यही हमारे लिए बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। आगे हम जानेंगे इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपने जाना कि एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से काम करती है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है दैट व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। So as you all know that schedule simply refers to a table which shows some discipline, kind of management, कुछ ऐसी चीजें बताए, कुछ ऐसा डेटा शो करे जो एक प्रॉपर प्रोसीजरल वे में शो किया जाए, प्रेजेंट किया जाए। तो इस चैप्टर में आपने जाना अब तक कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो भी है, हम इसको इनकम के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर करेंगे इनकम लेवल ऑफ द पीपल के बेसिस पे। इससे पहले आप ये भी जान चुके हैं कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है। इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ए बी एंड वाई। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, द कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड moves upward। तो ये अपवर्ड मूविंग कर्व बन जाता है इसी वजह से, जो बताता है हमें कि इनकम अगर कम रहेगी तो डिमांड भी कम रहेगी, इनकम अगर ज्यादा रहेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो हमने इस पॉइंट पे जाना दैट एग्रीगेट डिमांड इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन y and AD, they both have positive relations in between them. Because of this it became a upward moving curve। इसके बारे में हम जाने इससे पहले मैं आपको एक टेबल के बारे में बता देना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए कहलाता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। ये कैसे काम करता है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये अगर आप जान लेंगे तो ये कर्व आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो एडी कर्व जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे समझने से पहले हम पहले एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है। इससे पहले मैंने आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया दैट एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एडी। इस चैप्टर में हम एग्रीगेट डिमांड को इनकम लेवल ऑफ द पीपल के बेसिस पे मेजर कर रहे हैं, तो वहीं से निकलता है हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल? इट इज अ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन एडी एंड वाई। इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो फंडामेंटल रिलेशनशिप है, ये टेबल पे अगर हम दिखा दें, अगर रिप्रेजेंट कर दें, तो यही हमारे लिए बन जाता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है, हम वही समझ रहे हैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आइए जानना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हेन वाई दैट इज इनकम इज जीरो, इवन एट दिस पॉइंट देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पीपल आर हैविंग। जनरली ऐसा होता है कि मेरी इनकम अगर कम है उसके बाद भी या फिर नहीं भी है तब भी मैं कंजम्पशन करना बंद नहीं कर देता। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ, वो जन्म लेते ही टाई वाई लगा के ऑफिस जाना शुरू नहीं कर देता और तुरंत कमाना शुरू नहीं कर देता। उस वक्त उसकी इनकम जीरो है, इसके बाद भी वो कंजम्पशन कर रहा है। ठीक, वो लोग भी कंजम्पशन करते हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जिनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, वो भी कंजम्पशन करते हैं। तो ये जो इनकम लेवल जीरो है, इसके बाद भी कंजम्पशन चल रहा है, ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है किसी के लिए भी। अब अगर मेरे पास इनकम नहीं है और इसके बाद भी मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ चीजों की सो दैट आई कैन सर्वाइव, ये तभी पॉसिबल है जब हम कहीं से बोरिंग्स करें। तो ये तब पॉसिबल है जब हम बोरिंग्स करें। तो ये जो लेवल है ये शो करता है हमारी बोरिंग्स और we can say that it is negative saving। ये हमारे लिए नेगेटिव सेविंग है। इस पॉइंट को जहां पर y जीरो है और उसके बाद भी कंजम्पशन हो रहा है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में, और ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसमें हम इसे बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। So autonomous consumption is a point where people having zero income, they are not having any income, even though they are consuming some minimum amount so that they can survive। अपने सर्वाइवल के लिए अपनी इनकम जीरो होने के बावजूद भी अगर कोई लोग खर्चा कर रहे हैं, कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, that will be known as autonomous consumption। इसके बाद आपने देखा कि इनकम 20 रुपीज बढ़ गई और कंजम्पशन यानी एग्रीगेट डिमांड 5 यूनिट बढ़ गया, 5 रुपए के हिसाब से बढ़ गया। तो इस पॉइंट पे भी आप देख रहे हैं कि y कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। इस पॉइंट पे जो रिलेशन निकल के आ रहा है y इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। तो अभी भी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, दैट मींस अभी भी ये नेगेटिव सेविंग दिखा रहे हैं, ये अभी भी हमारे लिए नेगेटिव सेविंग ही है। बट आफ्टर दिस पॉइंट आपने देखा इस पॉइंट को जहां पर इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड की कंडीशन आई। व्हेन इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, दिस पॉइंट इज व्हेन इज दिस पॉइंट सिंपली नोन एज बीईपी। इसे हम बोल देते हैं दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब मैंने जितना कमाया मैं उतना ही खर्च कर दे रहा हूं, मैंने इसमें कोई सेविंग नहीं करी। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट बीपी तब हो सकता है जब सेविंग यानी एस इक्वल टू जीरो। बीपी तब आएगा, वो पॉइंट बीपी है जहां पर एस जीरो हो, इनकम जितनी आई वो सारी उन्हें खर्च कर दी, सेविंग करी ही नहीं। इस पॉइंट को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इनकम के दो पार्ट हो सकते हैं, या तो कंजम्पशन या सेविंग। या तो मैं खर्च कर दूंगा डिमांड करने के लिए, या मैं उसमें से एक छोटा सा पार्ट सेव कर दूंगा। हम यही कर सकते हैं, इसके अलावा इनकम को और कहीं यूज नहीं किया जा सकता। तो इस पॉइंट पे जहां पर इनकम 40 रुपए है, एग्रीगेट डिमांड भी 40 रुपए है,
सेविंग जीरो रही होगी ऑफ कोर्स, सारी इनकम खर्च कर दी हमने कंजम्पशन पे। तो y इक्वल टू सी के यहाँ पर एक इक्वेशन बनी, हम आगे बात करते हैं। इस पॉइंट के बाद इनकम है 60 और कंजम्पशन है 45, फिर इनकम है 80, कंजम्पशन है, एग्रीगेट डिमांड है 50, फिर इनकम है 100। एट दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज 55, उसके बाद 120 इनकम है और 60 की हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो 5-5 का इंक्रीमेंट हर बार डिमांड में हो रहा है, 20-20 का इंक्रीमेंट हर बार इनकम में हो रहा है। तो आफ्टर द पॉइंट बीईपी पॉइंट के बाद क्या हुआ? बीईपी पॉइंट के बाद ये हुआ कि जितने भी कंडीशन आई हर एक पॉइंट पे वाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम। आप देख रहे हैं चाहे जब 60 की इनकम और 45 की एग्रीगेट डिमांड हो, 80 की इनकम हो और 50 की डिमांड हो, 100 की इनकम हो और 55 की डिमांड हो, 120 की इनकम हो और 60 की डिमांड हो, हर जगह पे आपने देखा कि इनकम ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग ज्यादा पैसा कमाना शुरू करते भी हैं तो वो सारा का सारा खर्च करना शुरू नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम अगर 1000 रुपए है तो 1000 रुपए में मैं 700 रुपए कंजम्पशन पे खर्च कर देता हूँ। अब अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उतना ही टाइम्स खाना भी शुरू कर दूंगा, मैं उतना ज्यादा थोड़ी कंजम्पशन शुरू कर दूंगा। मेरी भूख जितनी है मैं उतना ही तो कंजम्पशन शुरू करूंगा। अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमियों में से हैं, तो वो सबसे ज्यादा खाते भी होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता। तो लोग अपनी इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन नहीं बढ़ाते हैं, वो सेविंग करना भी शुरू कर देते हैं। तो सेविंग जितना ज्यादा करेंगे वो उतना ही ज्यादा उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। इस पॉइंट पे, इस ऑब्जेक्टिव के साथ लोग सेविंग करते हैं। जहां पर आप देख रहे हैं इनकम अगर ज्यादा हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो कंजम्पशन लोग नहीं बढ़ाते हैं। दैट्स मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाली जो कंडीशन है वो पॉजिटिव सेविंग की है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमेशा सेविंग्स ऐड करवाते हैं, बढ़वाते घटवाते नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाले जितने भी हैं वो सारे नेगेटिव सेविंग के पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको वो कर्व समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो जानते हैं हम हाउ एग्रीगेट डिमांड कर्व क्रिएट्स और किस तरीके से बनता है, कैसे इसके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और कैसे ये हेल्प करता है हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने में। ओके, तो अब हम जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल अगर हम किसी एक टेबल पे दिखा दें। इससे पहले मैंने आपको बताया दैट हाउ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल वर्क्स। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कब ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाया जाएगा, इस पॉइंट पे बोरोइंग्स या माइनस सेविंग होती है, नेगेटिव सेविंग होती है। इस पॉइंट के बाद हमने देखा कि कैसे एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में रिलेशंस बने, उसके बाद भी आपने सारी चीजें पढ़ी। आई होप सो ये समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आ गई है तो फिर आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व की डेफिनेशन पे चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व की बेसिक डेफिनेशन आपसे ये कहती है दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन को यहाँ क्यों यूज किया गया? क्योंकि हम इसे ऑलरेडी एक टेबल पे दिखा चुके हैं, अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। ऑलरेडी टेबल पे दिखाया जा चुका है, दोबारा दिखा रहे हैं, देखिए आगे समझिए। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व के हिसाब से मैं टेबल को यूज किए बिना मैं ऐसे आपको बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी ये डेटा तो फालतू का है, इतना इसका यूज नहीं है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले यहाँ पर ये देखें आप ग्राफ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आउटपुट या वाई शो हुआ है। आउटपुट की जगह आप चाहें तो जीडीपी लिख सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया कि जितना सामान तैयार होता है किसी एक इकोनॉमी में वही हमारे लिए जनरली एडी कहलाता है, क्योंकि आज का प्रोड्यूसर कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस करता है। कंज्यूमर को कितना चाहिए, कंज्यूमर जितना चाहिए चाहता है उतना ही बना के दिया जाता है। तो जितना जीडीपी क्रिएट होगा एग्जैक्टली उतना ही हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड भी मान लिया जाता है। अगेन लास्ट एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा शो होना है जिसके इफेक्ट दिखाने होते हैं, जिस पर इफेक्ट दिखाने वो यहाँ रहेगा, जिसके बेसिस पे दिखाने वो यहाँ पर। तो हमने दिखा दिया। अब हम जानते हैं यहाँ पर ये जो वाई लाइन है ये एग्जैक्ट 45 डिग्री पे बनाई जाती है।
विच शोज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, कैनीज की थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर कैनीज के हिसाब से ये माना गया अपने इस थ्योरी में, अजम्पशन में, कि देयर इज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। हम जिस भी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल है। मतलब ये नहीं कि बहुत अमीर लोग हैं और बहुत गरीब लोग हैं, तो इकोनॉमी डिवाइड नहीं होना चाहिए। एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक जो आइडियल इकोनॉमी है उसमें ये सभी चीजें काम करेंगी। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, वो हम जानते हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट फिर भी उन्होंने अपनी अजम्पशन थ्योरी में यही चीज कही कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वाई यानी इनकम लाइन जो बनाई जाती है वो एग्जैक्ट 45 डिग्री पे बनाई जाती है, जो बताता है कि जितनी डिमांड बढ़ती रहेगी उतनी इनकम बढ़ती रहेगी। तो इसे आप लाइन ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। लाइन ऑफ रेफरेंस इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो इनकम के बेसिस पे ही है, तो वाई इसीलिए लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहलाया। दूसरा जो कर्व मैंने बनाया वो एडी ऊपर से शुरुआत करी है। ऊपर से शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि इनकम जीरो है, फिर भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हुआ। जो आपने पहले पॉइंट में देखा, जीरो इनकम जीरो है, इसके बाद भी एग्रीगेट डिमांड हुई, तो ये पॉइंट कहलाया ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इस पॉइंट को हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन नाम दिया। तो ये रहा हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस पॉइंट से पहले तक ये रहा हमारा इनकम और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल वाला पॉइंट, यानी 40 वाला, जिसे हमने बोला बीईपी। तो ये हमारे लिए बीईपी पॉइंट है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर y is equal to AD, or we can also say that where s is equal to 0। बीईपी पे हमेशा सेविंग 0 रहती है, इसीलिए y इक्वल टू 80 होता है। सेविंग हो ही नहीं सकती, जितनी इनकम की जितनी जनरेट करे उतना पूरा खर्च कर दिया। बीईपी से पहले तक नेगेटिव सेविंग रहेगा पूरा, हमने देखा था बीईपी से पहले नेगेटिव सेविंग थी, इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी, और बीईपी के बाद पॉजिटिव सेविंग, क्योंकि ऐसे टाइम पर इनकम ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम, तो बाकी जो अमाउंट बचा वो सेव होगा। ध्यान रखने वाली बात ये, यहाँ पर आप y इक्वल टू सी प्लस एस का कॉन्सेप्ट याद रखें। इनकम जितनी भी है वो या तो कंज्यूम की जाएगी या सेव की जाएगी। इनकम कंज्यूम होगी तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर सेव होगी तो वो पॉजिटिव सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनकम यानी y इक्वल टू सी प्लस एस की आइडेंटिटी है, ये चीज आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। आई होप सो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व आपको अच्छे से समझ में आया। दिस इज एडी कर्व, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड कर्व का। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप जानेंगे इसमें कि कैसे आगे हम इसमें इक्विलिब्रियम यूज करते हैं, कैसे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को यूज करके इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया जाता है, उसके अलग अलग थीसिस के बारे में पता चलने को मिलेगा। आप जानेंगे कि कैनीज ने अपनी थ्योरी में क्या कहा, और मैं साथ ही साथ आपको एक और प्रोफेसर हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, मैं उनकी थ्योरी के बारे में भी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। हालांकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट नॉलेज के लिए ज़रूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून, आप लगे रहिए, अपनी मेहनत आप लोग बहुत कर रहे हैं, करते रहिए। ऑनलाइन क्लास में सभी को दिक्कतें हो रही हैं, टीचर्स भी अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखा रहे हैं, और एंड वो आप लोग भी अपना बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। करते रहिए, क्योंकि आपका और मेरा साथ है तभी आपका रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। आप अपने एफर्ट्स दिखाते रहिए, मैं अपने एफर्ट्स दिखाता रहूंगा, और हम साथ में ही आपके रिजल्ट्स को अच्छा करेंगे। थैंक यू।